हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का वही स्पेशल सेशन जिसमें मैं प्रत्येक दिन प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। उम्मीद करता हूं कि अभी इससे पहले जो 2 एपिसोड अपलोड किए गए उसमें दी गई जानकारी, उसमें मौजूद क्वेश्चन के पीछे छिपे हुए रहस्य सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम यहां पर अगले 15 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर सेट 3 में दिए गए क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए, क्या पिछले दिन के 2 एपिसोड में पढ़ाई गई चीजें उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम है या कोई नया कंसेप्ट वहां पर आया है। फटाफट नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन के 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे लगे हुए ग्रामेटिकल नॉर्म्स कौन कौन से। चले देखा। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आज के सेट में यानी प्रीवियस ईयर के सेट 3 में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर क्या है। हर एपिसोड की तरह यहां पर भी हम एक एक सवाल को आपके सामने रखेंगे, उसमें लगाए गए डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी ग्रामेटिकल नॉर्म्स की चर्चा करेंगे और यह भी साथ साथ बताते जाएंगे कि पिछले दिन क्या मैंने उसकी चर्चा की थी। अगर वो चर्चा होने के बावजूद भी आप नहीं बना पाए तो यहां पर 2 बातें हो सकती है। एक तो वो समझ में नहीं आया, दूसरा आपके जहन में नहीं रहा सवाल बनाते समय। तो मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आपको समझ में नहीं आया आप लिख करके मुझे सूचित करिए, हम फिर से उसको उसी तरीके से चर्चा करके आपको बताएंगे। अगर रिवीजन नहीं हुआ है, आपके जहन में नहीं रहा, तो मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था जब कभी भी नया सेट बनाते हैं तो आप उसे एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि दिमाग में रहना यह जरूरी नहीं है कि वो टिक जाए, बहुत सारी परेशानियां और उलझन है। तो एक बार देखेंगे, बार बार देखने से वो आपके लिए फ्रेंडली हो जाएगा और आप उसे कर पाएंगे। सेशन शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहां से अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियोस जो भी आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, तो वो वीडियोस आपके मिस हो जाएंगे और इस तरह के रोचक एपिसोड और जानकारी से भरे हुए जो सेशंस होते हैं वो छूट जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए यहां पर सेशन की शुरुआत करते हैं। हर एपिसोड की तरह यहां पर आपको सवाल दिखेगा। ऐसे मैंने कहा है कि सवाल आपके अपने सामने, चाहे वो किसी माध्यम से उपलब्ध हो तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर हम पहला सवाल लेते हैं। पहले सवाल में कह रहा है द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। देखिए कह रहा है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये एक आदमी है, किसी डिपार्टमेंट का हेड है। चलिए क्या कह रहा है उसके बाद, along with, ये आ गया आपका प्रेपोजिशन और ये क्या है, नाउन, और इसके आगे फिर है his colleagues, है ना। तो अब देखिए कि N P और यहां पर भी N है। ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है इससे पहले कि जब बहुत सारे नाउन एक साथ प्रेपोजिशन के साथ जुड़े हुए हों तो वैसी परिस्थिति में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको वर्ब लगाने होंगे तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, अगर आपको उसके लिए प्रोनाउन का चुनाव करना होगा वो भी पहले। मैंने यहां पर आज ये इंफॉर्मेशन ऐड की है, इससे पहले ये प्रोनाउन की चर्चा नहीं की थी। अगर यहां पर ही लिखा हुआ है तो आगे हिज ही लिखेंगे, आगे कुछ लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं है। अगर यहां पर सी लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है सीता along with his friends, तो आगे जब लिखेंगे तो हर लिखेंगे, वहां पर और कुछ नहीं होगा। मतलब यह है कि इस नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे और इसी नाउन के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन भी अप्लाई करेंगे, या आगे एडजेक्टिव अगर रखना होगा तो वो भी हम उसी हिसाब से रखेंगे। तो आगे देखते हैं, कह रहा है कलीग्स आर। अब देखिए कि क्या यहां पर आर लगाना उचित है। ये नाउन मेरा सिंगुलर है, सिंगल है, इसीलिए इसको हटाते हुए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, इज। और ये एक आसान तरीका है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि एनपीएन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले का यानी कि 33 जो 33वां है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, और इसमें वो कंसेप्ट लगा हुआ है जिसकी चर्चा ऑलरेडी मैंने पिछले दिन कर दी है।
चलिए दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरे सवाल में कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, वन ऑफ द, जब हम चुनाव करते हैं तो आगे जो है वो प्लूरल होना चाहिए। तो देखिए इफेक्टिव के बाद सॉल्यूशंस लगा हुआ है जो कि प्लूरल है और ये ठीक है। कह रहा इज दैट सी शुड वर्क। अब सी के साथ हम कोई भी मॉडल रख सकते हैं, तो शुड सही है। मॉडल के बाद V1 का प्रयोग होता है तो वर्क सही है। यह ध्यान रखिएगा कि दिन तारीख इसके नाम के पहले ऑन प्रेपोजिशन यूज होता है हमेशा से। डे और डेट जब कभी भी बोलेंगे तो इसको ऑन प्रेपोजिशन के साथ बोलेंगे। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 25 मार्च, इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा। आज एक नया कंसेप्ट यहां पर मैंने आपके लिए रखा कि जब भी हम डे और डेट की चर्चा करते हैं इंग्लिश में तो ऑन मंडे, ऑन संडे, यहां पर कोई दूसरा प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। तो यहां दिया हुआ है वर्क ऑन संडे, तो ठीक है। एंड कंप्लीट द असाइनमेंट, कंप्लीट भी आपका मॉडल के हिसाब से वर्क एंड कंप्लीट सब सही है। इसीलिए जो 34वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो एरर, यानी कि ई। इसके सारे हिस्से सही है। यहां पर एक पिछला कंसेप्ट लगा हुआ था कि मैंने कहा था कि ऑफ का प्रयोग जब हम सिलेक्शन के लिए करते हैं तो ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन प्लुरल होते हैं और यहां पर सॉल्यूशंस है। इस सवाल में जो एक जानकारी आपको एडिशनल मिली वो जानकारी थी कि डे एंड डेट, अगर इसको हम रखते हैं और मुझे उससे पहले प्रेपोजिशन रखना है तो यह ध्यान रखना है कि हम ऑन का प्रयोग करेंगे। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 35वां कह रहा है वॉट एवर ही वॉज, और उसके बाद लिखा हुआ है, ये बड़ा ही आसान है, टुडे। और अब देखिए कि ये कितना कंट्राडिक्टरी है कि आज के लिए था का प्रयोग, वॉट एवर ही इज टुडे। और यहां पर मैं एक बात और कहूंगा कि ये सवाल सबका सही होना चाहिए। जिस जिसका सही हुआ है कमेंट करके मुझे बताइए और गलती करने वाले भी बताइए ताकि याद रहे कि आइंदा से ऐसी गलती ना हो। मैं जब कभी भी आपको लिखने के लिए कहता हूं तो मैं ये डिमोरलाइज करने के सेंस से नहीं लिखता हूं, मैं बस जानना चाहता हूं कि आपका लेवल क्या है। एक टीचर होने के नाते आपके बारे में जानकारी रखना, वो भी विषयवार जानकारी रखना, ये मेरे लिए जरूरी है ताकि हम ये देखें कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या उसको फायदा हो रहा है, क्या वो सीख रहा है। ये अगर नहीं हो रहा है तो मेरा पढ़ाना फिर बेकार है और इस चैनल पर आपका बने रहना बेमतलब हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर आसान सा है कि कह रहा है कि वॉट एवर ही इज टुडे इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज मदर हु वॉज अ रेनॉन्ड साइंटिस्ट। अब ये ठीक है कि वो जो कुछ भी आज है वो अपनी मां की वजह से है जो एक साइंटिस्ट थी। सही है ये। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी 35वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल कह रहा है कि आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर। अब देखिए इसमें थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा, मैं ज्यादा विस्तार से तो नहीं बता सकता। यहां पर चर्चा है आर्टिकल की। यह ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल दो तरह का होता है, एक होता है नोन और एक होता है अननोन। अब जब मैं ऐसा लिखा ना तो बहुत सारे बच्चे को लगा होगा कि ये मास्टर पागल है। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से यही पढ़ा है कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट, एक होते हैं इनडेफिनेट। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है कि जो अननोन है भैया वही है इनडेफिनेट। अनिश्चित किसे कहते हैं? जिसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? अब समझने में आपको आसानी होगी और अब आप लगा पाएंगे। और जो नोन है वही है डेफिनेट। और ये डेफिनेट क्या है? तो द, और ये इनडेफिनेट क्या है? तो ए और एन। अब इससे आपको एक बात तो पता चल गई होगी
कि आपकी दुनिया में आपके आसपास चीजों को जब कभी भी डिफिनिट करके रखना हो, मतलब वो आपके लिए जान पहचान की है, आप उसके बारे में जानते हैं, तो हम ये लगाएंगे। आप नहीं जानते हैं तो ये लगाएंगे। और ए और एन के बारे में बड़ा ही आसान है कि उसको हम कैसे लगाते हैं। अब देखिए कि इस पर एक एग्जाम्पल समझिए तो समझ में आएगा। एक कहानी सुनाता हूं कि मान लीजिए कि आपका रूम पार्टनर कहीं गया, उसने एक बड़ा अच्छा सा घर देखा, लौट कर आया, वो आपसे क्या कहेगा? टुडे आई सॉ अ ब्यूटिफुल हाउस। क्यों कहा अ ब्यूटिफुल हाउस? क्योंकि वो घर उसके लिए अननोन था, पहली बार उसने देखा था। संजोग से आप और आपका रूम पार्टनर एक दिन उसी गली से गुजरे। आपका जो मित्र है, जो उस घर को पहले देख चुका है, वो आपको क्या कहेगा? लुक, दिस इज द सेम हाउस। मतलब है कि ये वही घर है दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो बात समझ में आई कि पहली बार में वो क्या था? अननोन था, इसलिए लिखा कि आई सॉ अ ब्यूटिफुल हाउस, इसलिए वो अपने दोस्त से बोला। लेकिन दोबारा वो घर उसके लिए जाना पहचाना हो गया, क्योंकि उसने पहले देखा था। तो क्या बोला? दिस इज द हाउस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब यहां पर दूसरी बात सुनिए कि आपने नॉर्मल स्टोरी में देखा होगा कि देयर वॉज अ किंग, पहले लाइन में। उस लाइन में राजा को आप नहीं जानते थे, अननोन था वो आपके लिए, इसलिए कहा देयर वॉज अ किंग। लेकिन जैसे ही अगला लाइन आया, वो कहा कि द किंग वॉज वेरी फेमस। सिंपल सी बात है, यहां समझ जाइए कि जो चीजें नोन है वो उसके साथ द लगेगा, यानी वो निश्चित है, डेफिनेट है। जो चीजें अननोन है, जैसे आप कोई ट्रेन देखते हैं, आप नहीं जानते वो कौन सी ट्रेन है, तो आप क्या कहते हैं? आई सॉ अ ट्रेन। और अगर आपको पता है कि वो उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस है, तो क्या कहते हैं? आई सॉ द उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस। तो सिंपल सी बात समझिए कि ये माजरा आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आपको कोई भी चीज अननोन हो, आपके लिए नहीं पता हो, आप नहीं जानते हो, या किसी भी जगह उसका संदर्भ अननोन का हो, दैट मीन्स इंडेफिनिट का हो, तो एन यूज करेंगे। और नोन का हो, दैट मीन्स डेफिनेट का हो, तो द यूज करेंगे। अब इस सवाल को देखिए, क्या कह रहा है कि आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर। अब देखिए, टॉप जो है वो नोन है, सबसे ऊपरी। टॉप फ्लोर का मतलब है ऊपरी, ये डेफिनेट है, नोन है, तो यहां पर ए नहीं द होगा। सिंपल सा है कि यहां पर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो ए हटा देंगे इसमें से और लगाएंगे आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर। मैं समझता हूं कि इसको समझ गए होंगे, और इसीलिए 36वें का जो आंसर हो गया वो हो गया ए। ये सारे कंसेप्ट जो मैं अभी बताता हूं, ये मैं छोटी सी जानकारी देता हूं। जब मैं आर्टिकल चैप्टर लेकर के आऊंगा, पूरे डिटेल में इसको बताऊंगा और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल कह रहा है 37वें में, हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड। अब यहां पर देखिए कि यह जानकारी इस एपिसोड के तुरंत पहले जो इमेजिनेशन वाला दिया गया है वहां पर मैंने बताया है। उस एपिसोड को अगर आपने नहीं देखा है, मैं यहां टैग में ऐड कर दे रहा हूं, आप उसे देख लीजिए। उसमें क्या है कि मैंने कहा था कि जब हम पास्ट इमेजिनेशन की बात करते हैं तो हम इन्वर्जन यूज कर सकते हैं, इफ को हटा दे और हैड को बाहर रख दे। तो उस लिहाजन मेरा जो स्ट्रक्चर बनता था वो बनता था हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस इधर जो है वुड हैव प्लस V3, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं होना है क्योंकि ये पास्ट इमेजिनेशन को स्टैब्लिश करता है। तो हम यहां पर देखते हैं कि क्या मेरा सेंटेंस उसी आधार पर है। लिखा हुआ है हैड ही नॉट रीच्ड, दैट मींस हैड प्लस V3 हो गया, और इधर है वुड हैव मिस्ड, दैट मींस कि ये कंसेप्ट स्टैब्लिश हो गया, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका
नो एरर। मतलब है कि 37वें सवाल में कोई भी गलती नहीं है। आइए अब 38वां सवाल देखते हैं और कह रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कंडक्ट्स इट्स बेसिक सर्वे ऑन ट्रेड यूनियंस ईच ईयर गैदरिंग इंफॉर्मेशन विद। नहीं, इंफॉर्मेशन जब गैदर करने की बात की जा रही है तो यहां पर अबाउट होना चाहिए और इसका मतलब होता है, ये कई अर्थों में इस्तेमाल होता है। अबाउट का पहला मीनिंग होता है के बारे में, मतलब किसी से रिलेटेड टू समवन और समथिंग। दूसरा होता है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेशन लगभग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा कहते हैं इधर उधर के सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर बड़ा ही आसान सा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कंडक्ट्स इट्स बेसिक सर्वे, वो बेसिक सर्वे कंडक्ट कराती है ऑन ट्रेड यूनियंस ईच ईयर, प्रत्येक साल। किस चीज के लिए? गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट। यहां पर जो 38 का हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए 39वां देखा जाए। कह रहा है स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेटिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। देखिए, देखते हैं, सवाल है तो एक तरफ से हम इसको देखते हैं। कह रहा है स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन यूज्ड। आपको पता है कि मैंने बताया था बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये हम कब यूज करते हैं? जब हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और इधर लिखते हैं बाय प्लस एजेंट, यानी हम वॉइस की चर्चा कर रहे हैं। तो स्टोरीज मेरा प्लूरल है और साथ में कह रहा है स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन यूज्ड, तो हम लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। तो एजेंट छिपा दिया गया है, बट स्टोरीज जैसे क्या है कि स्टोरीज, अब यहां पर इसको ऐसे बताएंगे कि वी हैव यूज्ड स्टोरीज, और जिसको पलट के बना दें क्या हो जाएगा? स्टोरीज हैव बीन यूज्ड। तो यहां पर उस हिसाब से ठीक है, एज अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेटिंग। और आपको पता है कि प्रपोजिशन के बाद नाउन इस्तेमाल होता है और वर्ब 1 प्लस आईएनजी वाला फॉर्मेट यूज होता है, या तो नाउन या वर्ब 1 प्लस आईएनजी वाला फॉर्मेट इस्तेमाल होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि टूल फॉर कम्युनिकेटिंग, सही है, वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सेंटेंस में एक एक जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स है वो ठीक ढंग से लगाया गया है, और इसीलिए जो 39th का आंसर है वो है ई, नो एरर। चलिए 40वां देखा जाए। कह रहा है वी ऑल आर इंडेप्टेड टू हिम फॉर होल्डिंग नॉट ओनली। चलिए, ये तो पहले दिन से ही हम बता चुके हैं। क्या बताया है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के पेयर में दोनों तरफ सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है। वो बट ऑल्सो के बाद आने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग होता है। बट ऑल्सो को अगर स्प्लिट कर दिया जाता है तो ऑल्सो के बाद आने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नॉट ओनली के बाद हम लगाते हैं। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर होल्डिंग नॉट ओनली हाई मोरल वैल्यूज, तो इस तरफ से पता नहीं चलेगा, हम बट ऑल्सो के बाद देखते। कह रहा है बट ऑल्सो रेंडरिंग। अब पीछे जब हम जा रहे हैं तो उस सेक्शन में यानी बी सेक्शन में भी होल्डिंग है। तो अगर हम नॉट ओनली को पीछे यानी कि होल्डिंग के पीछे कर ले, क्रम चेंज कर दे, तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? वी ऑल आर इंडेप्टेड टू हिम फॉर नॉट ओनली होल्डिंग मोरल हाई मोरल वैल्यूज। तो यहां पर यह फिट हो जाएगा। मतलब यह है कि एक तरफ जो है यहां वर्ब 1 प्लस आईएनजी लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ भी वही होना चाहिए। और इस लिहाजन जो 40th का आंसर हो गया वो हो गया बी, और बी में हम नॉट ओनली के क्रम को होल्डिंग के साथ एक्सचेंज आगे पीछे चेंज करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। चलिए 41वां सवाल देखते हैं, और इस सवाल में कुछ अहम जानकारी है। 41वें में कह रहा है वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द रिकरिंग प्रॉब्लम फॉर लास्ट सिंस द लास्ट 4 days। जब ही कहा 4 days इट्स ऑल अबाउट ड्यूरेशन, तो सबसे पहले तो यहां से सिंस खत्म हो जाएगा, यहां लग जाएगा 4। ये तो बात हो गई। आपके प्रीवियस ईयर के डिफरेंट बुक्स में एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही कर दिया गया है कि भाई ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए यहां पर हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो जानकारी मैंने आपको बताई है
उस लिहाजन इसके ए सेक्शन में भी गड़बड़ी है। यहां पर जो लिखा हुआ है ना वी आर ट्राइंग, इसमें होगा वी हैव बीन ट्राइंग, क्योंकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग अगर हम टेंस में करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम का, तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, नॉर्मल कंटीन्यूअस में हम नहीं करते हैं। नॉर्मल कंटीन्यूअस के साथ नहीं किया जाता है, जब कभी भी किया जाता है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ किया जाता है। इसीलिए ये दोनों हिस्सा सुधरेगा, ए वाला हिस्सा भी और डी वाला हिस्सा भी। ऐसे इसका आंसर डी दिया गया है हर जगह। आपकी जो नामचीन प्रीवियस ईयर की बुक बनाने वाली कंपनी है जहां से वो आती है, जो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आप देख सकते हो। सिर्फ इतना ही कहा गया है उसमें कि आप डी को चेंज करेंगे। यस करेंगे, वहां गड़बड़ है, बट इसका क्या, यह भी गलत है। इसको कंटीन्यूअस में हम कभी भी फॉर, सिंस और फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहां पर भी इसको चेंज करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। कह रहा है 42वें में कि आई टोल्ड हिम ब्लंटली दैट ही इज लेजी फेलो एंड ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैडली। या क्या लिखा हुआ है कि आई टोल्ड हिम। सबसे पहले सेंटेंस में टोल्ड है, यह ध्यान रखिएगा, यह नरेशन का कंसेप्ट लगता है। यस दैट लगा हुआ है ना आगे, कोई बात नहीं, इसकी चर्चा करेंगे तब करेंगे। यहां जब लग जाए तो दैट के बाद आने वाले सारे के सारे, इफ के बाद आने वाले सारे के सारे पास्ट होंगे, यह ध्यान रखना है। तो यहां पर जो इज है वो गलत हो गया। इस जगह पर क्या होगा, इज को हटा के हम वॉज करेंगे। और वैसे भी एक नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप ये जानते हैं कि अगर सेंटेंस का सिचुएशन पास्ट का है तो हमें वर्ब्स भी उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करना होता है। तो इसीलिए जो 42वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए 43वां देखा जाए। 43वां कह रहा है कि मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच इज एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन। और आपको पता है कि वन जो है वो सिंगुलर है, और आपको पता है कि सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर होता है, प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। जैसे हम कहते हैं ही प्लेज और कहते हैं दे प्ले, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वन लुक्स। क्या हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक्स। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यहां पर हम लुक को रिप्लेस करेंगे किससे, लुक से। और एक बात गौर की, मैंने कहा था कि डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन लगाया जाता है। देखिए यहां लगा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन। रिवीजन भी करते रहिए साथ में। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 44वां कह रहा है आई एम फुली अवेयर दैट माई बॉस इज वन ऑफ दोज। अब देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, वन ऑफ दोज। मैंने क्या कहा था कि जब हम सिलेक्शन के लिए करते हैं प्लूरल करते हैं, है? चलिए यहां तक तो ठीक है। अब कह रहा है हु इज टोटली। अब जरा इसका ध्यान देंगे, हु ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक? और इतना ही नहीं, दैट भी और विच भी। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होगा तब ये ध्यान रखना है। अब इसकी कोई अपनी औकात नहीं होती है सिंगुलर या प्लूरल वाइज। ये जिसके बाद यूज होता है, यहां जो मौजूद हो, अगर ये सिंगुलर तो यहां पर भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो यहां पर भी प्लूरल। मतलब है कि अगर यहां पर, तब हम यहां जो नेचर का रहेगा, मतलब ये हु, दैट और विच जिसके लिए प्रयोग होगा, हम ग्रामेटिकल टर्म्स की चर्चा यहां नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है, जिसके लिए प्रयोग होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहां क्या कह रहा है, दोज।
इस दोज के बगल में हु यूज हुआ है तो हु की भी प्रॉपर्टी प्लुरल हो गई और इसीलिए यहां पर आर होना चाहिए और यहां क्या लिखा हुआ है, हु इज टोटली। इज गलत है। यह ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए प्रयोग होता है, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर के लिए प्रयोग हुआ है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर ही लगेगा, मतलब वो रिलेटिव प्रोनाउन भी फाइनली सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अगर वो प्लुरल के लिए प्रयोग हुआ है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लुरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है और यही चीज मैंने आपको यहां पर लिखकर बताया है कि ये चीज ध्यान रखिएगा। और बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन मौजूद होता है वो उसी के लिए प्रयोग होता है और ग्रामेटिकल टर्म में उसको एंटेसेडेंट कहते हैं। प्रोनाउन चैप्टर में हम इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। तो इस सवाल में 44वें का जो आंसर हो गया वो हो गया सी और यहां पर हम इज को हटा देंगे और वहां लगाएंगे आर, क्योंकि हु की प्रॉपर्टी प्लुरल जैसी है, क्योंकि वो दोज को आगे एक्सटेंड करने, उसको कनेक्ट करने, उसका रिलेशन बताने के लिए आया है, इसीलिए। चलिए 45वां सवाल देखते हैं। कह रहा था एमडी ऑफ आवर कंपनी doesn't believe that we are working sincerely and with interest for all these days. अब जैसे ही यहां पर लिखा है for all these days, that means period of time है, तो क्या होना चाहिए, are working नहीं, we have been working। यहां पर C में जो are working लिखा हुआ है, आप इसमें से इस are को हटाकर इसे have been में चेंज करेंगे, क्योंकि यहां वी लगा हुआ है। तो 45वें का जो आंसर हो गया वो हो गया सी। चलिए 46वां सवाल देखा जाए। 46वें सवाल में कह रहा है द ड्राइवर ऑफ द कार इज साउंडिंग हॉर्न फॉर द लास्ट 10 मिनट्स। अब देखिए फिर यहां पर फॉर द लास्ट 10 मिनट्स, पीरियड ऑफ टाइम किसके साथ होना चाहिए, इज साउंडिंग गलत है। हाँ, साउंडिंग का मतलब बजाने से यहां पर है, ये गलत है। इज की जगह पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैज बीन साउंडिंग। ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपके सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी सिंस, फॉर और फ्रॉम का इस्तेमाल दिया हुआ हो तो कभी भी उसके साथ साधारण कंटीन्यूअस टेंस प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी करेंगे उसके साथ परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करेंगे। इस लिहाजन जो 46th का आंसर हो गया वो हो गया बी। चलिए आखिरी सवाल आज का 47th कह रहा है इफ यू गो ऑन लेटिंग योर डॉग चेज कार्स ही विल एंड बाय। अब यहां पर देखिए कि एंड के बाद इस संदर्भ में बाय का कोई मतलब नहीं है। यहां पर एंड अप से रिप्लेस करेंगे तो ये फ्रेजल वर्ब हो जाएगा और इसका मतलब होगा पहुंचने के सेंस में फाइनली बी और डू समथिंग। इसका जो मतलब होता है फाइनली बी और डू समथिंग इस सेंस में किया जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है, वो निरर्थक है। वहां पर एंड के साथ बाय लगाना मीनिंगफुल नहीं है। आप इसे पास्ट पार्टिसिपल में एंडेड बाय कहें तो वो फिर एजेंट के लिए आएगा और पैसिव में ऐसा किया जा सकता है, बट यहां पर नॉर्मल इसका कोई मीनिंग नहीं है। एंड अप यहां पर प्रयोग करेंगे तो मीनिंग सही हो जाएगा और एंड अप का मतलब होता है पहुंचना या फाइनली बी और डू समथिंग। इस लिहाजन जो इसका आंसर हो जाएगा 47th का वो हो जाएगा सी। देखिए मैंने कहा था ना कि जब हम ऐसे ही 10-15 एपिसोड कर लेंगे तो आपके पास जो कंसेप्ट आएगा उससे आगे आने वाले सेट के आधा से ज्यादा सवाल आप आसानी से बना पाएंगे। आज के इस 15 क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूं कि 10 ऐसे सवाल थे जो पिछले एपिसोड के बताए गए कंसेप्ट्स पर आधारित थे। अगर आपने उसे ढंग से किया है तो बिल्कुल ही आप सही 10 सवाल के जवाब दे पाए होंगे। आप जरूर यह लिख करके बताएं कि आपको कितना अंक आता है और किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है, ताकि मैं उसके बाद एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ पाऊं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड में भी कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा।
ये रियलाइज हुआ होगा कि एक्चुअली एरर उतना कठिन नहीं है जितना इसको कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा, ये पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और बात, आज के एपिसोड के अंत में भी प्रीवियस ईयर के सेट का क्वेश्चन लगा हुआ है। आप उसे रोककर स्क्रीनशॉट ले, या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहां से उसे डाउनलोड करें। बनाते रहें। बनाने से पहले यह ध्यान रखें कि पिछले एपिसोड को जो पॉइंट्स उसमें बताए जाते हैं उसको रिव्यू जरूर करें। आपका अच्छा होगा और आप जरूर इस बार इंग्लिश के कट ऑफ को सिक्योर कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले दिन प्रीवियस ईयर 4 के सॉल्यूशन के साथ उपस्थित हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।